लेखिकाएं मिलेंगी जिन्होंने उसके ऊपर कमेंट्री की है, जिसमें अपाला, लोकमुद्रा, मैत्रेयी, गार्गी, संध्या इत्यादि। और आप सबको ध्यान होगा कि भारत की इतिहास के सबसे प्रमुख शास्त्रार्थों में से एक आचार्य मंडन मिश्र और शंकराचार्य के शास्त्रार्थ में जज कौन था? मंडन मिश्र की पत्नी वह भारती। मैं चैलेंज करके दुनिया में पूछता हूं, कोई ऐसी धर्म संस्कृति बताइए जहां धर्म ग्रंथ को पढ़ने का भी अधिकार स्त्री को हो, फिर उस पर कमेंट्री करने का अधिकार हो, और दो पुरुषों के बीच में बहस हो रही हो तो जजमेंट करने का अधिकार। इसके उपरांत हमें समझाया जाता है और युवा पीढ़ी को समझने की जरूरत है कि कितना बड़ा धोखा और प्रपंच हमको समझाने का प्रयास किया जाता है, जो वास्तविकता से कोसों दूर था। परंतु कई बार हम उस ज्ञान तक क्यों नहीं पहुंच पाते, उसका भी एक कारण है। अभी आपने जो हमने देखा कि मध्य भारत शिक्षा समिति का जो लोगो है, उसके नीचे जो उनका ध्येय वाक्य लिखा, वो क्या लिखा है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। भारतीय संस्कृति की शिक्षा और वेस्ट के थॉट प्रोसेस में यही फंडामेंटल डिफरेंस है। हमारे यहां कहा गया श्रद्धावान लभते ज्ञानम, बुद्धिमान लभते ज्ञानम नहीं। बुद्धि तो गलत दिशा में भी ले जा सकती है। आतंकवादियों और चोर की भी बड़ी बुद्धि होती है, जो बात मैं पहले भी बता चुका हूं। मैं पुनः कहना चाहूंगा कि अगर केवल बुद्धिमान होना है तो बहुत बुद्धिमान होने के बाद, आप एक बहुत अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बाद बच्चा याकूब मेनन बन सकता है। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के बाद बुरहान वानी बन सकता है। बहुत अच्छा एरोनॉटिकल का जानकार होने के बाद 9/11 करने वाला खालिद शेख और मोहम्मद अट्टा भी बन सकता है, और बहुत पढ़ लिख कर वो अफजल गुरु भी बन सकता है। क्योंकि, और मैं कहूंगा अब तो आज की पीढ़ी इस मामले में थोड़ी भाग्यशाली है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी देख रही है। तो भैया बुद्धि आर्टिफिशियल भी हो सकती है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी नेचुरल इंटेलिजेंस से तेज हो सकती है, परंतु ज्ञान आर्टिफिशियल नहीं हो सकता है, क्योंकि ज्ञान में बुद्धि के साथ भाव भी जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए ज्ञान की अनुभूति हमारे यहां शब्द प्रयोग किया जाता, बुद्धि की अनुभूति नहीं। बुद्धि कंप्यूटर में भी बहुत होती है। इसलिए यहीं पे एक फंडामेंटल डिफरेंस है कि जो शिक्षा के भारतीय स्वरूप को समझना चाहिए, वेस्ट का थॉट प्रोसेस ये कहता है कि शिक्षा वो है जो सर्टेन इंफॉर्मेशंस को इंपार्ट कर दे आपके माइंड में, और उसके बाद वो इंफॉर्मेशंस आपके दिमाग में सेटल हो जाए, वो आपकी एजुकेशन हो गई। उस हिसाब से तो कंप्यूटर बहुत एजुकेटेड है, गूगल बहुत एजुकेटेड है, जाके कोई भी चीज का ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। हमारे यहां कहा गया शिक्षा नहीं, ये शिक्षा नहीं। आप देखिए, शब्दों के चयन से किसी संस्कृति का भाव कैसे पता चलता है। अंग्रेजी में पूछा जाता है फ्रॉम वेयर यू हैव गॉट द एजुकेशन, यही वर्ड होता है ना। हिंदी, संस्कृत या अधिकांश भारतीय भाषाओं में क्या पूछा जाता है? भाई तुम्हारी शिक्षा दीक्षा कहां हुई है? खाली शिक्षा नहीं, दीक्षा भी कहां हुई है, क्योंकि शिक्षा के साथ दीक्षा असंपृक्त है। क्योंकि शिक्षा इंफॉर्मेशन दे रही है तो दीक्षा संस्कार दे रही है। और जब तक संस्कार सही दिशा में नहीं होंगे, तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप किस दिशा में जा सकते हैं, जिसे हम लोग पहले कभी संघ के गीत में कहते थे कि शील विनय आदर्श सभ्यता, तार बिना झंकार नहीं है, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं। और अगर नैतिक आधार ना हो तो क्या होता है? आज मैं आपसे कहता हूं, मैं अभी 15 दिन पहले अमेरिका से लौट के आया। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल गया था, मुझे उसमें जाने का अवसर मिला, और मुझे पता चला कि अमेरिका में हर साल 1 मिलियन लोगों को माइग्रेशन दिया जा रहा है, यानी जिनको अमेरिका में आने की परमिशन, क्योंकि वहां चुनावों में बहुत बड़ा मुद्दा था, उस समय चुनाव चल रहा था, जिसमें 9 लाख लोग ऐसे हैं जो आजीविकोपार्जन के लिए अमेरिका में आते हैं और उनको ग्रीन कार्ड या आने का वर्किंग वीजा वगैरह दिया जाता है। और 1 लाख लोग ऐसे हैं जिनको हाई स्किल के कारण अमेरिकन सरकार देती है। और मुझे जानकारी लगी कि उस हाई स्किल वाले में इस समय 75 से 80% भारतीय है। इसीलिए जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज में पिछले साल 2023 में जो फॉरेन रेमिटेंस आया, वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आया, $125 बिलियन का, जो चाइना से भी ज्यादा था। महत्वपूर्ण ये नहीं है
इससे पहले हमारा फॉरेन रेमिटेंस ज्यादातर आता था मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के। हम किसी भी कार्य को छोटा बड़ा नहीं कर रहे हैं, परंतु सामान्य और सहज जो व्यवसाय करके लोग पैसा भेजते थे वो फॉरेन रेमिटेंस होता था। पिछले साल पहली बार ऐसा हुआ है कि मेजर शेयर डेवलप्ड इकोनॉमीज अमेरिका, यूरोप और सिंगापुर से आया है, और जो हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स है भारत का उसने भेजा है। और इसीलिए हम देख रहे हैं आज भारतीय किस ऊंचाइयों पे जाके बैठे हुए हैं कि बड़े बड़े कंपनियों के चीफ भारत के हैं। गूगल का चीफ, माइक्रोसॉफ्ट का चीफ, मास्टर कार्ड का चीफ, वर्ल्ड बैंक का चीफ, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। इवन आपको ध्यान हो प्रीडेटर ड्रोन अभी आया है तो जनरल एटॉमिक्स उसके चीफ भी भारतीय हैं। हम इतनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स के चीफ भारतीय बन के बैठे, और जो मैंने कहा गलत दिशा में भटक गया था तो हमारा ही एक टुकड़ा जो अलग हो गया था, वहां पे आज लश्कर तैयबा का चीफ है, जैश-ए मोहम्मद का चीफ है और अल-कायदा का चीफ है। इससे आप सिर्फ समझ लीजिए कि अगर शिक्षा के साथ दीक्षा गलत दिशा में हो जाए तो कहां पहुंचती है, और वो देश को कहां पहुंचाती है। वहां खाने के लाले पड़े हैं और यहां पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था के ऊपर हम खड़े हैं। ये एक अंतर है। और इस साल जो मोदी गवर्नमेंट आने के बाद चेंजेस आए तो पहली बार ऐसा हुआ है कि जो पेटेंट फाइलिंग हुई है भारतीयों की वो सबसे ज्यादा हुई है, और 50% भारतीयों ने की। इससे पहले जो इंडिया के पेटेंट्स होते थे वो एनआरआईज के ज्यादा होते थे, इस बार मेजॉरिटी भारतीयों के हुए हैं। यानी अब भारत की भी प्रतिभा क्षमता उभर के सामने आ रही है। इसलिए जो यहां पर दिखाया गया कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, वो बिल्कुल वास्तविक आधार है। और आप ऐसे समझिए, इसीलिए जब हमारे यहाँ शिक्षा प्रारंभ की जाती है तो क्या कहा जाता है, नमामो भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास रूप। अब लोग कहते हैं ये श्रद्धा विश्वास की क्या बात करते हैं आप, ऐसे थोड़ी, तो लॉजिकल बात होनी चाहिए। मैं कहता हूं ठीक है भाई, लॉजिकल बात करो। बच्चे को क्यों पढ़ाते हो कि 1 के बाद 2 आता, बच्चा कहे 1 के बाद 2 क्यों आता जी, बताओ। नहीं, पहले तुम मान लो कि 1 है, 1 के बाद 2 आता, 2 के बाद 3 आता, फिर आगे बढ़ना। तो विश्वास करवा रहे हो कि नहीं। अब मैं आपसे कहूं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं दुनिया में, हमें यह पढ़ाया जाता है कि धार्मिक अंधविश्वास है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आज दुनिया में एक वैज्ञानिक अंधविश्वास भी चल रहा है। अंधविश्वास का मतलब यह कि बगैर प्रूफ के पहले तुम मान लो कि यह है, सारा एनालिसिस उसके बाद करना। 3-4 वैज्ञानिक अंधविश्वासों पे दुनिया टिकी है। नंबर 1, इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है वो डेड है, कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, ये एज्यूम कर लो, उसके बाद एनालिसिस करना। नंबर 2, इस यूनिवर्स में जितनी भी गतिविधियां हैं वो रैंडम है, उसमें कोई डिजाइन नहीं है, क्योंकि डिजाइन अगर दिख जाएगी तो डिजाइनर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि डिजाइन किया किसने। और नंबर 3, यदि जो कुछ भी चेतना दिखाई पड़ रही है वो आपके सेलुलो माइक्रो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में होने वाली केमिकल रिएक्शन के अलावा कुछ नहीं है। जैसे कोई मजहबी नेता कहता है पहले ये एज्यूम कर लो, उसके बाद ही तुम्हें सुनना पड़ेगा, तो आज की का विज्ञान हठधर्मिता के साथ कहता पहले ये 3 हमारे सिद्धांत तुम्हें स्वीकार करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आगे होगा। और मजे की बात यह है कि वो खुद ही उन सिद्धांतों को गलत सिद्ध करता जाता है। जैसे आज से केवल 50-60 साल पहले कि कोई पूछता कि यहां 3 दिन बाद पानी बरसेगा या नहीं, तो रैंडम है। मगर आज रैंडम है क्या? आज तो सैटेलाइट की पिक्चर बताती है कि 10 दिन बाद पानी गिरेगा, नहीं बता देगा। इसका मतलब जिसे हम अल्प ज्ञान में रैंडम समझते थे, अब जो जो ज्ञान वृहद होता है तो उसमें हमें डिजाइन दिखाई पड़ने लगती है। सिर्फ आज से 25-30 साल पहले आपको कोई बीमारी होगी 60 साल की उम्र में या 70 साल की उम्र में, ये क्या था? रैंडम है। आज क्या कहते हैं कि इम्बिलिकल कॉर्ड निकाल के रखो, उसके डीएनए एनालिसिस से बताया जा सकता है कि आपको जिंदगी में कौन कौन सी बीमारियां होने की संभावना है और किस उम्र में होने की संभावना अधिक है। यानी अब डिजाइन दिख रहा है, रैंडम नहीं दिख रहा है। और हमारे यहां तो कहा गया कि अगर आप उस एम्बिलिकल कॉर्ड के एक मॉलिक्यूल के अंदर के एटम्स के पैटर्न को, या जीनोम सीक्वेंसिंग जिसको कहते हैं, जिसको डीएनए कहते हैं, जिसको अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स के पैटर्न के आधार के ऊपर आप ये बता सकते हैं कि इतने साल के बाद ये बीमारी होगी, तो हमारे तो कहा गया यद पिंडे तद ब्रह्मांडे। तो ग्रहों की भी पोजीशन देखकर बताया जा सकता है कि जिस समय व्यक्ति ने जन्म लिया तो किस उम्र में कौन सी बीमारी होने की संभावना अधिक है, तो उसका उपचार अभी से करना शुरू कर दो। मगर क्या कहेंगे, ये तो सही और वो गलत है। और वो इसलिए गलत है कि मैं
इसको कोई अन्यथा न ले, मैं किसी के धार्मिक भाव को हर्ट नहीं करना चाहता। जब इतिहास के प्रूफ की बात आती है तो कहते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिखाओ, जमीन के नीचे क्या है। भाई जमीन के नीचे जो कुछ होता है वो 2-4-5 हजार साल का दिखता है। अब चूंकि तुम्हारी सभ्यता ही इतनी कम पुरानी है कि तुम्हारी धर्म संस्कृति में कोई कहता है 14,000 साल पहले दुनिया बनी, कोई कहता 7,000 साल पहले दुनिया बनी। हमारे यहाँ तो करोड़ों साल पहले बताया गया, उतने का तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल ही नहीं सकता। और दूसरा, भाई आपके यहाँ तो दफनाया जाता है तो आप जमीन के नीचे ढूंढते हो सबूत, हमारे यहाँ वो ऊर्जा में परिवर्तित होकर आकाश तत्व में चला जाता है। इसीलिए बचपन में आपके दादा दादी क्या कहते थे, देखो वो सितारे बन गए। तो हम एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस देखते हैं और आप आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देखते हैं। ये हमारी और सोच का अंतर है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिसे आप हमारी सांस्कृतिक सोच या कहानी कहते हैं वो विज्ञान और हमारी शिक्षा से कैसे जुड़ी हुई। जैसे अभी गणेश जी का प्रस्तुतिकरण दिखाया गया, गणेश जी की वो कथा आप सबको पता होगी। कहा गया पूरे ब्रह्मांड का चक्कर काट के आ जाओ, तो कार्तिकेय जी मोर पे निकल गए चक्कर काटने और गणेश जी ने माता पिता का चक्कर काट लिया। ये सिर्फ सोशल कहानी नहीं है, इसका कोई सोशल मीनिंग नहीं कि वो माता पिता जो हैं वही संसार है ना। वो माता पिता कौन है? शंकर और पार्वती। शंकर पार्वती क्या है? रामचरितमानस में लिखा है अजह अनादि शक्ति अविनाशी सदा शंभु अर्धांग निवासी। ये कौन है? विच इज द परपीचुअल एटर्नल पावर ऑफ द यूनिवर्स। वो कौन है? पार्वती। और एब्सोल्यूट सस्टेनेंस ऑफ द यूनिवर्स, ये कौन है? शंकर। तो ये आदि पुरुष है, वो आदि शक्ति है। यहीं से सारा ब्रह्मांड निकला था। तो अगर मूल तत्व को समझ गए, यानी सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे घूमने की बजाय सेंटर को पकड़ लो, तो सर्कमफ्रेंस पे घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके पीछे एक वैज्ञानिक सोच। और फिर मैं कहना चाहूंगा, यही कार्यक्रमों में नृत्य दिखाए गए, आपने कभी मार्क किया? इसको मैं एकदम एक अलग विषय से कहना चाहूंगा। आपने देखा होगा भारतीय फिल्में जो होती हैं, किसी भी भाषा की हो, हिंदी की हो, दक्षिण भारत की हो, उनमें संगीत भी अधिक होता है, नृत्य भी अधिक होता है। अंग्रेजी फिल्मों में नहीं देखा होगा। हम तो अंग्रेजी फिल्में देखी हैं, वेस्टर्न फिल्में आप लोगों ने भी देखी होगी, उसमें